कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे पिछड़ा है और बिहार में सीमांचल और सीमांचल में सबसे पिछड़ा क्षेत्र किशनगंज जिला है। लेकिन मैंने कहा ना, गरीबी लाचारी है, थोड़ा सा प्रलोभन देके, कभी धर्म का प्रलोभन, कभी जात का प्रलोभन। निश्चित रूप से सीमांचल के इस बहादुरगंज विधानसभा से एक मैसेज पूरे बिहार में जाएगा कि अब यहाँ जनता जाग चुकी है, गरीब जाग चुका है। अमीरी गरीबी के चक्कर में नहीं, धर्म और जात के चक्कर में नहीं। कि आज तक इस जिला में एक भी सरकारी कॉलेज आजादी की से लेकर अब तक नहीं खुला। एक एमयू कैंपस खुला, कैंपस खुला, वो भी विवादित मन कर रहा है। एकदम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ूंगा। हेलो एंड वेलकम टू मकतूब हिंदी। अभी हमारे साथ बहादुरगंज विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी मुसव्विर आलम हैं। मुसव्विर आलम इससे पहले भी इस इलाके से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये चुनाव उनके लिए काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि कई बार ट्राई करने के बाद इस बार वे कांग्रेस से टिकट लाने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आप मैदान में उतर चुके हैं, आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं इस इलाके को लेकर? आप लोग सभी, मैंने ये जग जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे पिछड़ा है और बिहार में सीमांचल और सीमांचल में सबसे पिछड़ा क्षेत्र किशनगंज जिला है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ उसको अगली पंक्ति में दिखाया जा सकता है। तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, मुद्दा ही मुद्दा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रही कि अब तक सभी दलों ने, सभी सरकारों ने हमारी उपेक्षा की है, तो मैं, जनता मुझे मौका देती है तो मैं इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत सीधा सवाल है कि इतने सालों तक आप प्रयास करते रहे, इस इलाके की जनता ने आपको क्यों मौका नहीं दिया? आपको क्या लगता है, क्या खास वजह हो सकती है? नहीं, मुझे इस इलाके की जनता से कोई शिकवा नहीं, गिला शिकवा नहीं। ये पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबी है, लाचारी है। अभी तो भूखमरी नहीं है, लेकिन भूखमरी यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था आज से 20 साल 15 साल पहले। तो स्वाभाविक है कि चुनावी जब दौड़ चलता है तो बहुत धन, बल, धर्म, जात, मंदिर, मस्जिद सब प्रभावित। मैं उससे अलग हूँ, इतर हूँ। न मैं धन बल का प्रभाव मेरे पास है, न मैं किसी कट्टर राजनीति में कट्टर धार्मिकता की बात कर सकता हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ, समझो। एक शिक्षक होने के नाते मैं इस तरह की भाषा मेरी जुबान से नहीं थी कि मंदिर के नाम पर वोट दो, हमें मस्जिद के नाम पर वोट दो। मैं तो समस्याओं को, लेकिन जनता ने हमें हमेशा समर्थन दिया, लेकिन अच्छे वोट्स मिलते रहे, हमेशा समर्थन रहा। लेकिन मैंने कहा ना, गरीबी लाचारी है, थोड़ा सा प्रलोभन देके, कभी धर्म का प्रलोभन, कभी जात का प्रलोभन, कभी धन का प्रलोभन का, कभी बाहुबली का प्रभाव के चलते एक नैरेटिव सेट होता गया। मैं पिछड़ गया थोड़े थोड़े मतों से। फिर कोई ऐसी पार्टी का हमको कोई ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ को उसको, इस प्लेटफॉर्म को जो भी वोट आया वो मेरे व्यक्तित्व पर आया। जनता ने उनको वहाँ प्यार दिया, जनता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से वो समर्थन दिया। इसलिए जनता से मुझे कोई शिकवा या गिला नहीं है। जनता हमारे साथ थी और इस बार एक मौका दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, हमारे राजेश राम जी ने। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस बार कुछ विचित्र होगा। निश्चित रूप से सीमांचल के इस बहादुरगंज विधानसभा से एक मैसेज पूरे बिहार में जाएगा कि अब यहाँ जनता जाग चुकी है, गरीब जाग चुका है। अमीरी गरीबी के चक्कर में नहीं, धर्म और जात के चक्कर में नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और विकास के नाम पर, पलायन रोकने के नाम पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इस बार जनता वोट करेगी। आपने पिछड़ेपन का जिक्र किया, मैं कई इलाकों में घूमा, यहाँ के लोगों से जो बात हुई, सबसे ज़्यादा जो लोग रिपीटेड वे में बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी ही की वजह से पलायन हो रहा है। उसके बाद तीसरी, शिक्षा को लेकर, आप खुद प्रोफेसर हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों सालों साल तक इस इलाके की जनता को ठगा गया और ठगे जाने के बावजूद जनता में उतनी जागरूकता क्यों नहीं आ पाई कि वो अपने संघर्षों को लेकर, अपने जो उनके साथ हो रहा है उसको लेकर वो सड़कों पे उतरते या बहुत ज़्यादा बातें करते? मैंने पहले कहा कि जनता, मैंने अधिकांश जनता अशिक्षित है और गरीब है। तो राजनीतिक दल का तो कोई सिद्धांत, कोई ऐसा लिखित रूप से शायद ही कोई राजनीतिक दल होगा जो जनता के हित की बात नहीं करता होगा।
लेकिन व्यवहारिक तौर पर उस राजनीतिक दल के माध्यम से ऐसे लोग चुने जाते रहे जिसको केवल अपनी चिंता थी, समाज की चिंता नहीं थी, जनता की चिंता नहीं, जिस कारण वो लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष नहीं कर सका, जिस कारण ये इलाका पिछड़ गया। एमआईएम को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? पिछली बार बहुत ज्यादा प्रभावित किया था सीमांचल को एमआईएम ने, एकदम से हवा बदल दी थी और लगने लगा था कि एक विकल्प मिल गया है सीमांचल को। क्या वो हवा अभी भी बरकरार है या आपकी सीट पर कितना नुकसान दे सकते हैं आपको वो? और वो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिटिक्स की, कि आप जितनी आपकी संख्या है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए आप? इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ उन्होंने जोड़ दिया एक विशेष समुदाय की बात करते हैं। प्रजातंत्र, हम डेमोक्रेटिक पैटर्न में रहते हैं, हमारा देश सेकुलर है। आज़ादी मिलने के बाद जहाँ पाकिस्तान को मुस्लिम डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया, इंडिया को भी हिंदू डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया जा सकता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने इस देश को सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया। ऐसे देश में विशेष समुदाय की बात करना, विशेष वर्ग की बात करना, मैं नहीं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक है। हम लोग निश्चित रूप से, आपने एक सवाल उठाया कि अगले चुनाव में काफ़ी प्रभावित किया। हमारी जनता का ना बार बार सभी दलों ने ठगा, सभी सरकारों ने हमको ठगा, तो जनता के दिमाग में ये बात आई कि इन सारे दलों ने, जिसने हमको ठगा है उसको सबक सिखाया जाए। उस वक्त वो वैसी पार्टी आई और जात और समुदाय, क्योंकि यहाँ 80% अल्पसंख्यक की आबादी है, अल्पसंख्यक मैं नहीं कहता मुस्लिम की आबादी है, तो उन्होंने भड़काया, तो लोगों ने उसको इस उम्मीद पर दिया कि नई पार्टी आई है, हमको हॉस्पिटल बना देंगे, रेलवे दे देंगे, फना देंगे, ऐसा देंगे, मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता ने तो मैंडेट दिया, सीमांचल में इसे 5-5 विधायक दिए, तो 5 विधायक आपके साथ 2 साल रहा। कौन ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको छोड़ विधायक को भागना पड़ा? मैं उस परिस्थिति के बारे में जानना नहीं चाहता। निश्चित रूप से रोटी दोनों हाथ से बनती है, सिर्फ विधायकों का दोष नहीं रहा होगा, आपका भी कोई दोष, नेतृत्व का भी कोई दोष रहा होगा। फिर मैं मान लिया कि विधायक भाग गया, विधायक गलती किया, आपके साथ गद्दारी किया, थोड़ी देर के मान लें, लेकिन आपके नाम पर वोट दिया था, जो भी पार्टी का थी, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ ऐसी पार्टी का, आपके नेतृत्व के नाम पर वोट दिया। आप नेतृत्व ने जनता के लिए क्या किया? जनता जब विधायक भागे तो जनता तो आपके साथ थी, जनता को बीच में आके आह्वान क्यों नहीं किया कि यहाँ की प्रमुख समस्या मैं आगे हूँ, आप मेरे पीछे रहो? पिछले 5 साल के पीरियड में एक भी जन आंदोलन, एक भी एहतजाज, एक भी प्रदर्शन, सिर्फ मीडिया में आपके पास हम बहुत सारी बात बोल सकते हैं, बस हल नहीं हो सकता है। ज़मीन पर उतरना होगा, सरकार को दबाव में लाना होगा, उसकी इस परिस्थिति ऐसी बनानी होगी कि सरकार बाध्य हो। अगर विधानसभा में मैं नहीं पारित कर पाता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र की जनता, जिसने हमको नुमाइंदा बनाया, मैं उससे कहूँगा मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, आप मालिक हो, मैं आगे, आपने नुमाइंदा बना, मैं आगे हूँ, आप मेरे पीछे खड़े हो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब जनता समझ गई कि हमको धोखा दिया, मेरे सेंटीमेंट को भड़काया और भड़का करके लिया, तो उसके साथ छोड़ देना। धीरे धीरे देख रहे हैं आप। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके जो नेशनल लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो काफी मुखर हैं लोकसभा में, वो मुस्लिम इश्यूज पे काफी वोकल रहे हैं, तो वो उनका फेस आगे करते हैं, उसको क्या जवाब देंगे आप? अरे भाई, आज भाजपा की सरकार है ना, कुछ लोग ऐसे थे, क्या कहते हैं उनको, वो भारती, जैसे कि अभी हमारे यहाँ गिरिराज सिंह जी हैं, उनकी पूंजी तो हुई ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक भावनाओं के भड़का के वोट लेना। वो अपने क्षेत्र में क्या किए जरा दिखा दें हमको। जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो उस इलाके में उन्होंने क्या किया जरा बता दे। जनता अब इन नेताओं के इन भड़काव जहरीली भाषाओं में नहीं जाने वाली है। जनता विकास चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है, अपने लिए स्वास्थ्य सुविधा चाहती है, पलायन को रोकना चाहती है। इन सारी बातों के मुद्दे पर जो बात करेगी, जो उसमें खरा उतरेगा,
जनता उसके साथ जाएगी। आखिरी दो सवाल हैं। आपकी विधानसभा से अभी कुछ दिन पहले तक एक बहुत चर्चित नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और स्कॉलर शर्जील इमाम ने पर्चा दाखिल किया था लेकिन वापस ले लिया, उनको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रजातंत्र व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है भारत के किसी कोने से, लेकिन आज मैं जानता हूँ, मैं जिस पार्टी की आप चर्चा कर रहे थे कि आया 5 विधायक उनको दिए, सारे लोग एक तरफ हो गए। आपने कहा ना, तो क्या सीमांचल ही एक्सपेरिमेंट पैलेस है? आप कश्मीर में जाके एक्सपेरिमेंट करो साहब, आप जाके क्या कहते हैं उसको, असम में जाके प्रयोग करो। सीमांचल में मुसलमानों पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि आपको यहाँ इसकी चिंता होगी। आप 1927 से हैं, आपकी वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ापन अभी तक बरकरार है। क्यों है? कहाँ थे आप 1927 से 1914 तक, 2014 तक? ठीक है, शर्जील की तो उम्र भी नहीं है। नहीं, शर्जील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो पार्टियां बोलती है कि मैं 1927 से 2014 तक, वो पार्टी कहाँ थी? उस समय मुसलमानों की समस्या नहीं था, मुसलमान पिछड़ा नहीं था, मुसलमान मैंने कि ये क्या कहते हैं, दुख या तकलीफ में नहीं थे। फिर अभी सीमांचल बहुत बड़ा है, हम लोग गरीब इलाका जरूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई समस्या नहीं। हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है, हम भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का स्वार्थ बिगड़ नहीं सकता है। आज तो मुसलमानों की 72 लगातार लाखों करोड़ों मुसलमान मर गए साहब, बढ़ा कि नहीं कश्मीर में? आज सरेआम आज भाजपा की सरकार असम में अकलियतों के साथ जुल्म कर रही है। आप क्यों नहीं वहाँ चुनाव लड़ते हैं? क्यों नहीं चुनौती देते हैं? क्यों नहीं? के लिए क्या है? बिल्कुल, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसी पार्टियों को आप नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने शर्जील को लेकर पूछा। नहीं, शर्जील को लेके, शर्जील निश्चित रूप से मुद्दे को लेके गया, क्या सही है, क्या माननीय अदालत में है, लेकिन उसको अधिकार है, मैं उसके अधिकार से उसको रोकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि सीमांचल ही क्यों चुना भाई? आप अपना जहानाबाद, औरंगाबाद भी जा सकते थे वहाँ। इसका मतलब कि सिर्फ मुसलमान ही आपको मदद करेगा? इंसानियत, मानवता के नाम पर आप अपने क्षेत्र में जाके खड़े होते कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ, आप मुझे वोट दो ताकि सरकार बाध्य हो। यही मेरा कहना है। तौसीफ आलम जी को लेकर क्या कहना है आपका? वो भी एमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर शायद देखिए, तौसीफ आलम साहब मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में क्या बोलूं। यहाँ की जनता ने उसने 4 बार विधायक चुना, 4 बार विधायक चुना, लेकिन 17-18 साल के विधायक रहने के बाद भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो जनता के तय वफादार नहीं रहे। सिर्फ बयानबाजी फला कर देने से कुछ भी, कोई रूटीन वर्क से हटकर एक भी बहुत बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं आपको ताज्जुब होगा, आप लोग दिल्ली से आए हैं, कि आज तक इस जिला में एक भी सरकारी कॉलेज आज़ादी की से लेकर अब तक नहीं खुला। एक एमयू कैंपस खुला, कैंपस खुला, वो भी विवादित बनकर रह गया। एकदम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ूंगा। वो तो एमयू यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कैंपस है, उसको भी क्यों आपत्ति भाई? ये मेरा एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ, मैं इसकी पढ़ाई तो कहीं जाके करा सकता हूँ, एक कमरा भाड़ा लेके भी अपने टीचर को भेज के पढ़ा सकता हूँ। उस पर जब इतनी आपत्ति है, आप कभी वो अड़चन लगाते हैं, कभी वो अड़चन लगाते हैं। ये सारी बात जानबूझ के इस इलाके को उपेक्षित रखा गया, ये साजिश हो रही है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ यहाँ के जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, विशेषकर युवाओं से, कि जीना आपको है। कैसा बिहार चाहते हो, कैसा सीमांचल चाहते हो? हर दिन लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से मनमुटाव, पिछड़ा का पिछड़ा और पीछे चले जाना, तो ये तो उनके हाथ में है। और आशा करते हैं, मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं। निश्चित रूप से हमारी तरजीह रही है, हम इन बाधाओं को फांदते हुए आगे बढ़ेंगे और सीमांचल विकसित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। हमारे साथ मुसव्विर आलम थे, जो कि इस सीट से उम्मीदवार हैं। कई इशूज़ पे उन्होंने बात की। वो कह रहे हैं कि जो पिछड़ापन यहाँ पर है उसको दूर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वे पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस इलाके के हालात को बदलें। शुक्रिया।